गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भारत में अंग्रेजी सत्ता के क्या परिणाम हुए उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पहले देखा है कि अंग्रेजी सत्ता हमारे देश में किस तरह से स्थापित हुई। अंग्रेज हमारे देश में आए थे व्यापारी बनकर, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रभुत्व हम पर जमा लिया और वे हम पर शासन करने लगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अंग्रेज जब आए उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फिर यहाँ पर एक चित्र है अंग्रेज और मराठों के बीच के युद्ध का। फिर सहायक सेना लाने वाले कौन थे? लॉर्ड वेल्सली। और यहाँ पर छत्रपति प्रताप सिंह के बारे में दिया है। अंग्रेजी सत्ता के परिणाम क्या हुए हम लोगों ने पहले भी देखा है। यहाँ पर बाजीराव द्वितीय, छत्रपति प्रताप सिंह ने सातारा शहर में एवतेश्वर मंदिर के पीछे और महादरा में तालाबों का निर्माण करवाया और उन तालाबों का पानी शहर में ले आए। शहर में सड़कें बनवाई, सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाए। लड़के लड़कियां संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी सीखें, इसके लिए विद्यालय का निर्माण करवाया। वहीं पर एक छापा खाना प्रेस खुलवाया और अनेक उपयोगी ग्रंथ छपवाए। 1827 ईस्वी में उन्होंने राजनीतिक विषय सभा नीति नामक एक ग्रंथ लिखकर छपवाया। उन्होंने सतारा में महाबलेश्वर तथा प्रतापगढ़ तक की सड़क बनवाई। वही सड़क आगे महाड़ तक ले जाई गई। छत्रपति प्रताप सिंह प्रतिदिन दैनंदिनी अर्थात डायरी लिखा करते थे। अब अंग्रेजी सत्ता के भारत पर परिणाम क्या हुए हम देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में दोहरी शासन व्यवस्था दी। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की। कंपनी ने राजस्व इकट्ठा करने का कार्य अपने हाथ में रखा तथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य बंगाल के नवाब को सौंपा। इसी को दोहरी शासन व्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब रॉबर्ट क्लाइव की सत्ता भी चल रही है। कंपनी ने राजस्व इकट्ठा करने का कार्य अपने हाथों में लिया था और बंगाल के नवाब को, अर्थात दो लोग सत्ता में काबिज थे। जैसे बंगाल का नवाब भी राज कर रहा था और रॉबर्ट क्लाइव की भी व्यवस्था चल रही थी। टैक्स, राजस्व अर्थात टैक्स कलेक्ट करने का। पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। इस एक्ट के अनुसार लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना। उसे मुंबई और मद्रास प्रांतों की नीतियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यों की समिति का गठन किया। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव, जिसने दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल में की, और यह है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रशासनिक नौकर तंत्र। भारत में अंग्रेजी सत्ता को चलाने के लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी। वो पूरे के पूरे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ करके राजतंत्र को नहीं चला सकते थे, इसलिए नौकर तंत्र की आवश्यकता हुई। इसके लिए कार्नवालिस ने नौकर तंत्र का निर्माण करवाया। प्रशासनिक नौकर तंत्र अंग्रेजी शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक बना। कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार नहीं करेंगे, ऐसा उसने नियम बनाया। इसके लिए उसने अधिकारियों के वेतनों में वृद्धि की। सेना और सुरक्षा पुलिस बल। भारत में अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशों की रक्षा करना, इन प्रदेशों को हथिया लेना और भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का दमन करना सेना के कार्य थे। देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस बल का कार्य था। अर्थात ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि सेना और पुलिस, प्रदेशों की रक्षा करने के लिए सेना, और जो आंतरिक मामले थे, विद्रोह को दमन करना, उन सब सेना का काम था। और कानून व्यवस्था अर्थात देश में अंदरूनी जो व्यवस्था है उसको संभालने के लिए पुलिस बल की स्थापना की गई। पुलिस बल को वह कार्य दिया गया। न्याय प्रणाली। इंग्लैंड में प्रचलित न्याय प्रणाली के ढर्रे पर अंग्रेजों ने भारत में नई न्याय प्रणाली स्थापित की। प्रत्येक जिले में असैनिकी प्रत्येक जिले में असैनिकी अर्थात
नागरिकों के मुकदमे के लिए दीवानी न्यायालय और फौजदारी मुकदमों के लिए न्यायालय स्थापित किए गए। उनके निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। कानून के सम्मुख सभी समान। विधि शासन। पूर्व समय में भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कानून प्रचलित थे। कानून में कोई समानता नहीं थी। राजा महाराजा अपने हिसाब से कानून बनाते थे, उसके हिसाब से अपना प्रशासन चलाते थे। न्याय प्रदान करने में जातियों के अनुसार भेद किया जाता था। लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में स्थापित की गई विधि मैकाले के नेतृत्व में स्थापित की गई विधि समिति ने कानून की संहिता तैयार की। संपूर्ण भारत में एक ही कानून लागू किया। कानून के सम्मुख सभी समान है, यह सिद्धांत अंग्रेजों ने रूढ़ कर दिया। इसके पहले की जो व्यवस्था थी, प्रत्येक राजा अपने हिसाब से कानून बनाता था, उसके हिसाब से शासन चलता था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने बहुत सारी अच्छी बातें भी लाई। न्याय प्रदान करने के लिए जाति के अनुसार भेदभाव किया जाता था पहले राजाओं महाराजाओं के समय में। लेकिन ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने मैकाले के नेतृत्व में विधि समिति अर्थात कानून बनाने का जो कार्य किया और उस कानून के हिसाब से जातियों को हटा करके जो भी जिस तरह का गुनाह करेगा उसके अनुसार सजाएं निर्धारित की गई। और यह निश्चित किया गया, सुनिश्चित किया गया कि कानून के सम्मुख सभी समान है। और इन सिद्धांतों के अनुसार अंग्रेजों ने अपनी सत्ता चलाना शुरू की। भू राजस्व, लगान जिसे कहते हैं, लगान विषयक नीति। अंग्रेजी शासन प्रारंभ होने से पूर्व देहात की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। आत्मनिर्भर का अर्थात है बलूतेदार सिस्टम, 12 बलूतेदार थे। सब लोग गांव के बाहर जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जिस तरह से जिसके यहाँ खेती होती थी आपस में अपनी उपज को शेयर कर लेते थे, एक दूसरे में बांट लेते थे, जिससे वे आत्मनिर्भर थे। और पैसा बहुत बड़ी जरूरत या आवश्यकता उस समय नहीं थी। कृषि और उद्योग धंधों द्वारा गांव की आवश्यकताएं ज्यादातर गांव में ही पूरी हो जा सकती थी। या फिर गांव के जो बाजार लगते थे, साप्ताहिक बाजार, उसमें जा करके वो सब अपने जरूरत की चीजें आपस में बदल करके एक्सचेंज करने का जो काम चलता था, शेयर करने का काम चलता था, जिससे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। इसके बाद जब अंग्रेज आए, तब भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। भू राजस्व अर्थात लगान लेना, जमीन पर टैक्स निर्धारित करना, जितनी फसल उपज के हिसाब से भी या जितना बड़ा खेत उसके हिसाब से उन्हें टैक्स देना पड़ता था। अंग्रेजों के पूर्व समय में फसलों के अनुसार लगान निर्धारित किया जाता था। फसल अच्छी न आने पर लगान में छूट मिल जाती थी। राजस्व मुख्य रूप से अनाज के स्वरूप में लिया जाता था। यदि लगान अदा करने में विलंब भी हो जाए तब भी किसानों से उनकी भूमि छीन नहीं ली जाती थी। अंग्रेजों के पूर्व भी लगान की व्यवस्था थी, लेकिन उस समय फसल के अनुसार अर्थात बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा या अतिवृष्टि हुई, फसल चौपट हो गई, तो किसानों से लगान वसूल नहीं करते थे। इस तरह से जो लगान की व्यवस्था थी उसमें बहुत ज्यादा कड़ाई नहीं की जाती थी। और यदि विलंब भी होगा लगान देने में तो किसानों की जमीन को छीना नहीं जाता था या उसे नीलाम नहीं किया जाता था। नई भू राजस्व व्यवस्था के दुष्प्रभाव क्या हुए? नई भू राजस्व व्यवस्था के दुष्प्रभाव ग्रामीण जीवन पर हुए। किसान उन दामों में अपनी फसल बेचने लगे जिन दामों में लगान भरा जा सकेगा। अर्थात अब पैसे का चलन शुरू हुआ। फसल बेच करके, पहले फसलों के रूप में लगान लेते थे, अब ऐसा सिस्टम बनाया अंग्रेजों ने कि उन्हें पैसा चाहिए, कैश चाहिए। इसके लिए किसानों को अपनी फसल बेचनी पड़ती थी। और जो व्यापारी थे अपने हिसाब से मूल्य निर्धारित करते थे। व्यापारियों की एकता थी, जो जिस हिसाब से उनका मूल्य निर्धारण होता था फसलों का, उसी के हिसाब से। और वो उचित दाम पर उन फसलों को नहीं खरीदते थे। इस तरह से लगान भरने के लिए किसानों को अपनी फसल कम पैसे में बेचनी पड़ती थी। समय पड़ने पर किसानों को लगान भरने के लिए साहूकार के पास अपने खेत
गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ता था। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती थी कि फसल नहीं हुई है, तब भी लगान देना है, इसलिए साहूकारों के पास अपने खेतों को गिरवी रखना किसानों की मजबूरी हो गई थी। फलस्वरूप किसान कर्जदार बनते गए। कर्ज न लौटाने पर उन्हें अपने खेत बेचने पड़ते थे। सरकार, जमींदार, साहूकार, व्यापारी इस तरह से किसानों का शोषण करना शुरू किए, किसानों का शोषण करने लगे। और यह नई भू राजस्व व्यवस्था का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव था। कृषि का व्यापारीकरण। पहले किसान मुख्यतः खाद्यान्न उगाता था, अर्थात चावल, दाल, गेहूं, इस तरह की जो उनकी आवश्यकता की वस्तुएं होती थी, सिर्फ उसी की उपज, उसी की फसल उगाते थे। इस खाद्यान्न का उपयोग किसान घरेलू उपयोग और गांव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए करता था। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया? कपास की खेती, नील की खेती, तंबाकू की खेती, चाय, इस तरह की जो नकदी फसल था जिसको बेच करके तुरंत पैसा मिल सके, ऐसे फसलों को प्रोत्साहन देने का कार्य अंग्रेजों ने करना शुरू किया, जिससे खाद्यान्नों की उपज लेने की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त करा देना वाली व्यापारिक अथवा नकदी फसलें लेने पर बल दिया जाने लगा। इस प्रक्रिया को कृषि का व्यापारीकरण कहते हैं। अर्थात उन फसलों से जिससे उन्हें पैसा मिल सके, तुरंत कैश हो सके, ऐसी फसलों का उगाना अनिवार्य किया गया अंग्रेजों की ओर से, जिससे खाद्यान्न की कमी हो गई। अकाल पड़ा 1860 ईस्वी में। 1900 1860 से 1900 ईस्वी के बीच भारत में बड़ी मात्रा में अकाल की स्थितियां उत्पन्न हुई, परंतु अंग्रेज शासकों ने अकाल निवारण हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किए। साथ ही जलापूर्ति की योजनाओं पर पर्याप्त व्यय भी नहीं किया। जलापूर्ति की योजनाएं क्या हो सकती है? डैम कंस्ट्रक्ट करना, बांध बनाना, बांध बना करके नहरों के माध्यम से पानी गांव गांव तक पहुंचाना, इस तरह की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, अंग्रेजों ने उस व्यवस्था पर व्यय नहीं किया, जोर नहीं दिया, जिससे अकाल की जो स्थिति थी और भी भयावह। किसान अपनी फसल नहीं उगा पा रहे थे, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी। इस तरह से अनेक समस्याओं का सामना उस समय किसानों को करना पड़ा और अकाल कई बार पड़े 1860 और 1900 ईस्वी के बीच। परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सुधार। अंग्रेजों ने कुछ व्यवस्थाएं अच्छी भी की। परिवहन की व्यवस्था, परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यातायात के नए साधनों की जो खोज ब्रिटिश के समय में हुई या यूरोपीय देशों में हुई, उसे उन लोगों ने भारत में लाने की कोशिश की। संचार व्यवस्था अर्थात बातचीत, कम्युनिकेशन का एक माध्यम, एक जरिया बातचीत का, जैसे अभी आधुनिक माध्यम है मोबाइल, उसी तरह से उस समय टेलीफोन की व्यवस्था, टेलीग्राम की व्यवस्था। टेलीग्राम की ये मशीन है और ये टेलीग्राम टेलीग्राम से तुरंत इंस्टेंट मैसेज भेजा जाता था और कुछ लाइनें ही उसमें टाइप होती थी, बहुत ज्यादा संदेशा नहीं। और हर शब्द के लिए, हर लेटर के लिए लेटर के हिसाब से पैसे देने पड़ते थे। जैसे किसी के यहाँ गांव में कोई दुखद घटना हुई, उसे तुरंत किसी प्रदेश में रह रहे व्यक्ति के पास पहुंचाना है, तो ये टेलीग्राम की व्यवस्था उस समय अंग्रेजों ने शुरू की गई थी। अभी कुछ वर्षों पहले ही इस व्यवस्था को पूरी तरह से बंद किया गया, क्योंकि अब संचार के और ढेर सारे आधुनिक माध्यम आ गए, इसलिए टेलीग्राम की व्यवस्था को अब पोस्ट डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया। लेकिन उस समय बहुत अच्छी व्यवस्था मानी जाती थी और सबसे इंस्टेंट व्यवस्था थी। तुरंत अगर संदेशा पहुंचाना है तो टेलीग्राम की व्यवस्था अंग्रेजों ने शुरू की थी। ये संचार के नए नए माध्यम थे। उन्होंने कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाले राजमार्ग का निर्माण करवाया। राजमार्ग, नेशनल हाईवेज जिसको कहते हैं, द्रुत गति महामार्ग, जैसे हमारे यहाँ वेस्टर्न में है, ऐसे आगरा महामार्ग है, मुंबई आगरा महामार्ग है। तो यहाँ से लेकर के देश की राजधानियों को जोड़ने का काम जो करता है, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का काम करता है। इस तरह से कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाले राजमार्ग का निर्माण अंग्रेजों ने कराया। 1853 ईस्वी में मुंबई ठाणे रेल मार्ग पर रेलगाड़ी दौड़ने लगी। ये रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में सबसे पहली रेल
मुंबई और ठाणे के बीच चली। पटरी लगभग बिछाई गई मुंबई से ठाणे के बीच। लगभग 45 से 50 मिनट का समय लगता था उस समय। और बीच में कुछ जो महत्वपूर्ण स्टेशन थे वो आज भी है, जैसे भाई खल्ला है। इस तरह के जो स्टेशन थे वो बनाए गए। तो पहली ट्रेन चली 1853 ईस्वी में मुंबई और ठाणे के बीच। इसी वर्ष टेलीग्राम यंत्र द्वारा संदेश भेजने की व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत में की। भारत के पुराने उद्योग धंधों का ह्रास होने लगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों के पास एकदम आधुनिक मशीनरी थी, फास्ट, बहुत तेजी के साथ ढेर सारा प्रोडक्शन होता था। मशीनें, मनुष्य जो बल है उसके माध्यम से, यंत्र के माध्यम से यदि हम काम करते हैं तो वह तेज गति से होता है। अब पहले हम लोग चरखे पर कपड़ा बनाते थे, उससे महीनों लग जाते थे। 1 मीटर 2 मीटर कपड़ा बनाने में दिन, 2 दिन, 4 दिन श्रम अधिक लगता था, मनुष्य बल अधिक लगता था। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिससे हजारों मीटर कपड़े एक दिन में बनने लगे। इस तरह से जो भारत में, और इसमें इसके प्रोडक्शन में खर्चा भी कम आता था, जिसकी वजह से ये कपड़े सस्ते होते हैं। और हाथ से बनाए गए, हाथ करघे पर बनाए गए कपड़े महंगे होते थे। इसकी वजह से लोग, जो सस्ता होगा, जैसे इस समय चाइना की वस्तुएं ज्यादातर लोग खरीद रहे थे अभी तक, क्योंकि वो सस्ती होती है और ज्यादा अच्छी दिखती है, आकर्षक होती है इसके लिए। और हमारे देश की वस्तुएं टिकाऊ, महंगी होती है, टिकाऊ होती है, अच्छी होती है, लेकिन महंगी होती है। तो लोग ज्यादातर चीनी उत्पादों का उपयोग हम लोग करने लगे। किंतु इस समय उसका विरोध चल रहा है। उसी तरह से भारत के पुराने उद्योग धंधों का ह्रास क्यों होने लगा? भारत से इंग्लैंड जाने वाले माल पर अंग्रेज सरकार जबरदस्त कर वसूल करती थी। अब जो भारतीय प्रोडक्शन था, भारत की जो चीजें थी, उसे यदि बाहर बेचना है तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स वसूल करती थी, बहुत ज्यादा कर लिया जाता था, जिसके कारण वो चीजें महंगी हो जाती थी। इसके विपरीत इंग्लैंड से भारत आने वाले माल पर बहुत कम कर लिया जाता था। और इंग्लैंड से जो भी चीजें आती थी उस पे या तो टैक्स नहीं लेते थे, या तो इतना कम लेते थे कि उनकी चीजें अपने आप सस्ती हो जाए। इस तरह इंग्लैंड से आने वाला माल यंत्र द्वारा निर्मित होता था। पहले ही बताया जैसे, यंत्र के द्वारा निर्मित किया गया जो माल था वो सस्ता पड़ता था और ज्यादा प्रोडक्शन होता था। मैन पावर कम, मनुष्य बल की कम आवश्यकता थी। परिणाम स्वरूप उस माल का उत्पादन बड़ी मात्रा में और कम लागत में होता था। ऐसे सस्ते माल के साथ प्रतिद्वंदिता करना भारतीय कारीगरों को कठिन सिद्ध हुआ। अब इनके साथ कम्पिटिट करना, भारतीय लोगों के लिए स्पर्धा करना बहुत कठिन हो रहा था। अब जो भी व्यक्ति था वो सस्ती चीजें और अच्छी चीजें खरीदना चाहता था। इसके कारण भारतीय जो पारंपरिक उद्योग धंधे थे उनका ह्रास हुआ, बंद हुए। करोड़ों सैनिक हमारे, करोड़ों श्रमिक बेरोजगार होते चले गए। भारत में नए उद्योग धंधों का विकास, अंग्रेज सरकार का समर्थन, प्रबंधन का अनुभव और पूंजी जैसी बातों का अभाव होने से भारतीय उद्योजक बड़ी संख्या में आगे नहीं आ पाए। फिर भी ऐसी अनेक बाधाओं पर विजय पाकर कई भारतीयों ने उद्योगों का निर्माण किया। अब समय ऐसा था, अंग्रेज हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा शिक्षित, और इनके यहाँ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था ज्यादा फास्ट हुआ। और उन सब चीजों का जो उनका अनुभव था उसे वे हमारे देश में लाए, जिसकी वजह से उनके उद्योग धंधे तेजी से फलने फूलने लगे, बढ़ने लगे। ऐसे स्पर्धा के समय भी हमारे कई भारतीय ऐसे थे जो सामने आए और उन्होंने इंडस्ट्रीज ओपन करने की शुरुआत की। ऐसे कई कल कारखाने खोले गए, उसमें से एक थे 1853 ईस्वी में कावस जी नाना भाई दावर ने मुंबई में पहली कपड़ा मिल शुरू की। उसके बाद 1855 ईस्वी में बंगाल के रिसरा में पटसन की पहली मिल प्रारंभ हुई। पटसन जूट की इंडस्ट्री, जिससे बोरे बनाए जाते हैं। पहले जूट के बोरे आते थे पटसन के, वहां पर 1855 ईस्वी में पटसन की कंपनी शुरू हुई। 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का इस्पात निर्माण का कारखाना स्थापित किया। आज भी टाटा जो उद्योग घराना है, रतन टाटा जी है अभी उसके प्रमुख, सबसे ईमानदार और
अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट उनको माना जाता है। और जमशेदजी टाटा ने सबसे पहली कंपनी टाटा नगर से जमशेदपुर में विख्यात है आयरन स्टील इंडस्ट्री, जो इस्पात निर्माण का कार्य करती है। भारत में कोयला, खनिज धातुएं, चीनी, सीमेंट और रासायनिक पदार्थों जैसे उद्योगों का भी प्रारंभ हुआ। कोयले की खदानें शुरू हुई, खनिज वस्तुएं, खनिज धातुएं, बाद में फिर चीनी, चीनी की मिलें, सीमेंट, रासायनिक पदार्थों जैसे उद्योगों का प्रारंभ हमारे देश में हुआ। सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम। 19वीं शताब्दी में यूरोप में मानवतावाद, विचारवाद, लोकतंत्र, उदारतावाद जैसे नए मूल्यों पर आधारित नए युग का अवतरण हुआ। पश्चिमी विश्व के इस परिवर्तन की प्रतिक्रिया भारत में होना स्वाभाविक था। अब अनेक नई नई खोजें, नए नए विचारक यूरोप में हुए, जिसका असर हमारे देश पर भी हुआ। मानवतावाद, विचारवाद, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जैसी बातें हुई। उदारतावाद पर भी अनेक नए नए मूल्य निर्धारित किए गए। अच्छे अच्छे लेखक हुए वहां पर, जिन्होंने ज्ञान का जो नया जरिया दिया, सीखने का, नए तरीके से सोचने का तरीका दिया, समाज में उत्थान लाने का काम किया, वो सब चीजें हमारे देश में भी आने लगी। अंग्रेजों को प्रशासन चलाने के लिए भारतीय समाज को भली भांति जानना आवश्यक था। इसके लिए उन्होंने यहाँ की परंपराएं, इतिहास, साहित्य, कलाएं तथा यहाँ का संगीत, पशु पक्षी का भी अध्ययन करना प्रारंभ किया। जैसे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ का इतिहास क्या है, उसकी परंपराएं क्या है, यहाँ की कमियां क्या, अच्छाइयां क्या है, सब चीजों को पढ़ना शुरू किया, उसका अध्ययन करना शुरू किया। इस तरह से जैसे आज भी अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ चीन की वस्तुएं ज्यादा आ रही है, हमारे त्योहारों में चीन का दखल हो चुका है। इस तरह से उन लोगों ने हमारे मार्केट को स्टडी किया कि हमें किन सब चीजों की आवश्यकता है। जैसे दिवाली के दिए, दिवाली में जो हम लोग तोरण लगाते हैं, कंदील बनाते हैं, ये सब चीजें स्टडी करके, पढ़ करके, उसका अध्ययन करके हमारे देश को बेचा जा रहा है। उसी तरह से अंग्रेजों ने भी वही किया था। उन्होंने भी हमारे यहाँ का जो साहित्य है, हमारे यहाँ की जो कलाएं हैं, पशु पक्षी है, उनके बारे में अध्ययन करना शुरू किया। अब 1784 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल संस्था की स्थापना की। अब ये अंग्रेज अधिकारी है विलियम जोन्स, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्होंने 1784 ईस्वी में की। जर्मन विचारक मैक्स मुलर भारतीय धर्म, भाषा और इतिहास का गहन अध्येता था। अर्थात मैक्स मुलर, जिन्होंने भारतीय धर्म को बहुत अच्छे से उसका अध्ययन किया, भाषाओं का और इतिहास के बारे में बहुत स्टडी की, मैक्स मुलर ने, जर्मन के थे। इन उदाहरणों द्वारा हमें भी अपने धर्म, इतिहास और परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए। यह बोध नवशिक्षित भारतीयों में उत्पन्न होने लगा। इसके पूर्व इस तरह की बात नहीं थी, लोग अपने अपने में बटे हुए थे। लेकिन जब लोगों को पता चला कि अंग्रेज या जर्मन या विदेशी यूरोपीय लोग हमारे इतिहास को जान रहे, हमारे धर्म को स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बारे में अधिक जानकारी ले रहे हैं, तो हमारे भारतीय भी जागरूक होने लगे। और नव शिक्षित अर्थात जो नए नए युवा थे, नई नई शिक्षा ग्रहण करके आए थे, उन लोगों ने भी सोचा कि हमें अपने इतिहास को फिर से जानना चाहिए। हमारा जो भारत है किस तरह से विश्व गुरु है, उसके बारे में हमें स्टडी करना चाहिए। अंग्रेजों ने फिर भारत में ढेर सारे कानून भी बनाए। कुछ कमियां भारतीय समाज में थी, जैसे यहाँ पर एक सती प्रथा दी गई है। सती प्रथा में ऐसी मान्यता थी कि यदि किसी का पति मर जाता है तो उसे चिता पर उसी के साथ जला दिया जाता था। महिलाओं कई बार महिलाओं के विरोध करने के बाद कुछ महिलाएं स्वेच्छा से जल जाती थी, उनके साथ सती हो जाती थी। और कुछ न चाहते हुए भी कम उम्र में ही उन्हें चिता पर जबरदस्ती बिठा दिया जाता था। इस तरह से ऐसी ढेरों जो कुप्रथाएं हमारे समाज में थी, उसके लिए भी नए नए कानून अंग्रेजों ने बनाए। 1829 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून बनाया। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया। लॉर्ड डलहौजी का फोटो है। उन्होंने बनाया कि विधवा पहले बचपन में ही शादी हो जाती थी, जिसकी वजह से कभी सेना में गए या किसी कारण उसका पति मर जाता था किसी महिला का, तो उसे पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। किंतु अंग्रेज
अधिकारी थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, अर्थात विधवा भी कोई भी पुनर्विवाह या फिर से विवाह कर सकती है। ये कानून धर्म सुधार की दृष्टि से सहायक सिद्ध हुए। इस तरह जो हमारे समाज में कुप्रथाएं थी, उसको सुधारने का काम भी अंग्रेजों ने किया। कुछ अच्छी बातें उनमें भी थी। प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की आवश्यकता थी। आप पूरे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आकर के राज कर रहे नहीं सकते थे, तो उनकी जनसंख्या भी कम थी और इतनी बड़े भारत की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उन्हें क्लर्क की जरूरत थी। इस व्यवस्था को चलाने के लिए अच्छे क्लर्क, अच्छे अधिकारियों की जरूरत थी। उन्हें भारतीय लोगों में अंग्रेजी शिक्षा डालने की कोशिश की, जिससे सीख करके वे अंग्रेजी प्रशासन को चलाने में सहायता करे, मदद करे। अब उसमें सबसे पहले थे लॉर्ड मैकाले। उनकी सिफारिश के अनुसार 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। नई शिक्षा द्वारा नए पश्चिमी विचार, आधुनिक सुधार, विज्ञान और तकनीकी विज्ञान से भारतीयों को परिचित कराया गया। अर्थात उस समय के जो भी डिस्कवरीज थे, इन्वेंशन थे, जो नई शोध थी विज्ञान और तकनीकी विज्ञान की, और आधुनिक जो सुधार थे, उन सब चीजों का तो हमारे देश में लाने का काम लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया। अंग्रेजी व्यवस्था, शिक्षा पद्धति जो थी, उसे लाने का काम लॉर्ड मैकाले ने किया। 1857 ईस्वी में कोलकाता, मुंबई, मद्रास, चेन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मुंबई यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा कैंपस है। मुंबई में जाकर के हम देख सकते हैं। मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से कुछ दूरी पर, और सांता क्रूज में भी दूसरी एक यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से 1857 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की गई। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त मध्य वर्ग में भारतीय सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन का नेतृत्व किया। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजों के जो कुछ अच्छी बातें, या अंग्रेजी सिस्टम जो था, कुछ अच्छी भी बातें थी, और उनकी सत्ता के कुछ दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम भी हमारे देश पर पड़े। खास करके जो हमारे पुराने उद्योग थे, ट्रेडिशनल जो कल्चर था, उसको भी कहीं ना कहीं आघात पहुंचा। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हुई। इस तरह से कुछ कुप्रभाव थे। उस सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह या नई जो आधुनिक पद्धतियां थी, इस तरह से कुछ अच्छी बातें भी अंग्रेजों ने हमारे देश में लाई। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।